हेलो साथियों, आज हम लोग 1 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स देखेंगे जो सरकारी जॉब न्यूज़ का पीडीएफ मिलता है। उसका सारा प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ से, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख 1 अगस्त 2025 को कौन बने? आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। और इनके बारे में कुछ दिया गया है जो यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यन की जगह ली। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर 1987 में 4 पैरा विशेष बल में कमीशन प्राप्त किया था। उन्होंने पवन मेघदूत, रक्षक और आर्किड सहित कई अभियानों में भाग लिया। उनके विदेशी युद्ध अनुभव में लेबनान और श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सेवा करना शामिल है। अभी सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख 1 अगस्त 2025 को कौन बने? भारतीय सेना है तो इसका आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। अगला प्रश्न यही देखते हैं इनके बारे में। इन्होंने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की जगह ली। स्वामीनाथन को वेस्टर्न नेवल कमांड का फ्लैग ऑफिसर इन चीफ बनाया गया है। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को भारतीय नौसेना में 1988 में कमीशन किया गया था। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA के डिप्टी कमांडेंट और मुख्य प्रशिक्षक के रूप में भी काम किया है। तो और आगे देखते हैं इनके बारे में दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण है उसको हम देख रहे हैं। यहाँ से देखिए, भारतीय सरकारी रिफाइनरी कंपनी ने किस देश से क्रूड ऑयल खरीदना जुलाई अगस्त 2025 में बंद कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। ये रहा, ये देख लीजिए, यही क्रूड ऑयल है जो वीडियो में दिखाया गया है। सरकारी जो न्यूज़ जो वीडियो देते हैं सुमित प्रकाश उनमें दिखाया गया है सभी। भारतीय सरकारी रिफाइनरी कंपनियों ने जुलाई 2025 के अंतिम सप्ताह से रूस से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया। न्यूज़पेपर द हिंदू के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देशों को मॉस्को से तेल नहीं खरीदने की चेतावनी और यूरोपीय यूनियन के दबाव के बाद भारतीय सरकारी कंपनियों ने रुख अपनाया। इससे पहले तक भारतीय अपनी जरूरत का 35 से 40% कच्चा तेल रूस से आयात करता था। यह बेहद डिस्काउंटेड रेट पर मिल रहा था। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातकर है और समुद्री मार्ग से रूस कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। पाइपलाइन से चीन सबसे बड़ा खरीदार है और यह रूस के लिए राजस्व अर्जित करने का महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यह यूक्रेन में चौथे वर्ष भी युद्ध लड़ रहा है। किन कंपनियों ने रूस से तेल खरीदना बंद किया? ये दिया गया है। हिंद न्यूज एजेंसी राइटर्स के हवाले से द हिंदू ने लिखा है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ने पिछले एक सप्ताह में रूसी कच्चे तेल की मांग नहीं की है। और कुछ दिया गया, आप लोग देख लीजिए इसे अच्छे से। कुछ और देख रहे हैं। अमेरिका की धमकी दिया गया है। 30 जुलाई को ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया था। इसके साथ साथ रूस से तेल खरीदने की जगह से जुर्माना का भी ऐलान कर दिया था। इससे पहले 14 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि यदि रूस यूक्रेन के साथ कोई बड़ा शांति समझौता नहीं करता है तो रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा।
अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने 2021 में तख्तापलट के बाद से लागू आपातकाल 31 जुलाई 2025 को हटा लिया और चुनाव की घोषणा की? ये आंसर हो गया म्यांमार। म्यांमार की सेना ने 31 जुलाई 2025 को देश में आपातकाल की स्थिति समाप्त कर दी। जुटा प्रवक्ता जॉ मिन टुन ने कहा दिसंबर 2025 में चुनाव कराए जाएंगे, जिसकी तैयारियां तेज कर दी। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है और विद्रोह ने बड़ा रूप ले लिया है। देश में म्यांमार की सेना को अर्थव्यवस्था के पतन और लोकतंत्र समर्थन सशस्त्र समूहों के बढ़ते प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। फरवरी 2021 से लगा है आपातकाल। दरअसल वर्ष 2020 में आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी NLD ने आम चुनाव में 476 में 396 सीटें जीती, जिससे सेना समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी USDP ने अस्वीकार कर दिया। चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया, जिसके बाद 1 फरवरी 2021 को म्यांमार सेना ने तख्तापलट कर आपातकाल लगा दिया। सेना ने तत्कालीन राष्ट्रपति विन म्यूंट और असिस्टेंट काउंसलर आंग सान सू समेत कई NLD नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सेना ने कार्यवाहक राष्ट्रपति म्यूंटिंग स्वे यानी सेना समर्थित के जरिए 1 साल के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था, जिसके बाद में बढ़ाया गया। इसके बाद सेना ने सत्ता अपने कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिन आंग ह्वांग को सौंप दी। सेना प्रमुख ने खुद को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया। वह स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल यानी SAC और सैन्य जुंटा के रूप में देश चला रहे हैं। इसके विरोध में म्यांमार में लोग सड़क पर उतरे और खूब प्रदर्शन हुए। इस दौरान 2900 से अधिक लोग मारे गए और 18,000 लोग गिरफ्तार हुए। 6 माह में चुनाव कराए जाएंगे। अब ऐलान हो गया है। अब सेना प्रमुख मिन आंग ह्वांग ने आपातकाल हटाने का ऐलान करने के साथ ही कहा 6 माह में चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि सैन्य शासन द्वारा अभी तक मतदान की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जा रहा है तथा इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन पर प्रशिक्षित सत्र पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं। सैन्य सरकार ने कहा कि उसने एक नया कानून बनाया है, जिसके तहत चुनावी प्रक्रिया के एक हिस्से को नष्ट करने के उद्देश्य से भाषण देने या विरोध प्रदर्शन करने पर 10 साल तक की जेल की सज़ा का प्रावधान है। विरोधी समूह ये रहे। हम लोग डीप में नहीं जाना है और यहाँ आप लोग थोड़ा और देखते हैं। यहाँ देख लीजिएगा आप लोग इसका। हाँ, म्यांमार का मुद्रा देख लेते हैं। यहाँ म्यांमार की मुद्रा है म्यांमार क्यात और भाषा है बर्मी। पड़ोसी देश है भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड। तो अगला प्रश्न हो रहा, प्रलय किस तरह की मिसाइल है जिसका लगातार 2 बार परीक्षण DRDO ने अब्दुल कलाम द्वीप पर किया? ये मिसाइल है सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यह बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल कुछ इस तरह होती है, आप लोग देख लीजिए। जैसे ये रहा हम लोग का, एक सेकंड, बैलिस्टिक में जो हाँ स्थल हो गया। तो ये क्रूज मिसाइल जो यहाँ से यहाँ ऐसे चलती है, ठीक, और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो पहले ऐसे जाती है, फिर यहाँ आ जाती है, ऐसे चलती है।
तो आप लोग समझ रहे होंगे। अगला ये इसके बारे में दिया गया है, यही वो दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए। लगभग 1000 किलोमीटर यानी 620 मील या उससे कम की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। डीआरडीओ ने 28 और 29 जुलाई 2025 को लगातार 2 बार उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से SRBM प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। प्रलय अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली, यह सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। प्रलय 350 से 500 किलोमीटर की एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। इसकी पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है। प्रलय को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC और नियंत्रक रेखा LOC पर तैनाती के लिए विकसित किया गया है। प्रलय मिसाइल एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन आधारित अर्ध प्रक्षेपण वर्गीय मिसाइल है। अब्दुल कलाम द्वीप, इसके बारे में देख लेते हैं। अब्दुल कलाम द्वीप यह बंगाल की खाड़ी में भारतीय तट के करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। उड़ीसा के भद्रक जिले में है। इस द्वीप का पुराना नाम व्हीलर आइलैंड था। इसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपण मिसाइल कार्यक्रम के प्रक्षेपण मिसाइल कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है। अब्दुल कलाम द्वीप भारत की अधिकांश मिसाइलों के लिए मिसाइल परीक्षण सुविधा है। आकाश मिसाइलें, अग्नि मिसाइलें, स्टेट मिसाइलें, ब्रह्मोस, निर्भय, प्रहार मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, सौर्य मिसाइल, उन्नत वायु रक्षा और हाल ही में एक ASST मिसाइल परीक्षण सुविधा तक पहुंच जगह द्वारा होती है। द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला कोई पुल या हवाई अड्डा नहीं है। यह छोटे हेलीपैड है, लेकिन मिसाइल एयर फ्रेम और सभी आपूर्ति निर्माण सामग्री और भारी उपकरण जहाज से पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा विश्व फेफड़ा का कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व का फेफड़ा दिवस, इसका सही आंसर है 1 अगस्त। 1 अगस्त को विश्व फेफड़ा का कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम है बाधाओं को तोड़ना, शीघ्र पहचान और समान देखभाल को बढ़ावा देना। फेफड़ों के कैंसर संबंधित चुनौती और खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। प्राथमिक जोखिम कारक तंबाकू का सेवन है, जो लगभग 85% फेफड़ों के कैंसर के मामले से जुड़ा है। फेफड़ों के कैंसर को कैसे रोकें, इसके बारे में देख लेते हैं। धूम्रपान छोड़ें और सेकेंड हैंड स्मोकिंग से बचें। सेकेंड हैंड आप लोग जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि सेकेंड हैंड होता है, अगर एक आदमी कोई तंबाकू, जैसे कि मैं कोई सिगरेट पी रहा है, अगर उसका धुआं अगर कोई दूसरे आदमी को मिल जाए या उसको सांस लेने में प्रवेश कर जाए, तो उसी को हम लोग सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। तो आप लोग ये मतलब समझ गए होंगे। और स्वास्थ्य आहार बनाए रखना, नियमित रूप से व्यायाम करें, किसी भी तरह के जहरीले रसायनों के संपर्क में आने से बचें। इसकी थीम है नहीं कैंसर के बारे में रोकें, इसके बारे में बताया गया है। अच्छा, और अगला महत्वपूर्ण है, कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी वही है। जैसे कि क्वेश्चन है नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर यूपी की पहली महिला जिलाधिकारी यानी DM कौन बनी? इसका सही आंसर है मेघा रूपम। मेघा रूपम जो है ये उनका फोटो है, आप लोग इसे देख लीजिए। इनको यही है ये वह 2024 बैच की IAS अधिकारी हैं। यूपी सरकार ने 31 जुलाई 2025 को गौतम बुद्ध नगर की पहली महिला जिलाधिकारी यानी DM नियुक्त किया है। इनके पिता ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त हैं। इनके पति मनीष बंसल भी 2024 बैच के IAS अधिकारी हैं। रूपम का जन्म 21 अक्टूबर 1990 को आगरा में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा केरल में पूरी की और सेंट स्टीफन्स कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह एक राष्ट्रीय स्तर की राइफल निशानेबाज भी हैं और 10 मीटर एयर फाइलस स्पर्धा में राज्य रिकॉर्ड भी रखी हैं।
अगला प्रश्न ये रहा, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान करने वाला G7 का तीसरा देश कौन बन गया है? इसका राइट आंसर हो गया कनाडा। कनाडा जो है वो फ्रांस और ब्रिटेन के बाद फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान करने वाला G7 का तीसरा देश बना है कनाडा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 30 जुलाई 2025 को इसका ऐलान किया है। यह मान्यता औपचारिक रूप से दिसंबर 2025 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के दौरान दी जाएगी। हालांकि इस कदम के बाद अमेरिका ने कनाडा पर 35% का टैरिफ लगा दिया है। दरअसल गाजा पट्टी में इजराइल और हमासा के बीच करीब 2 साल से जंग जारी है। वहां में पानी और खाद्य संकट और रिफ्यूजी शिविरों की हमलों से मानवीय संकट गहरा गया है। इसके चलते इजराइल पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। हालांकि मार्क कार्नी ने मान्यता के लिए कुछ शर्तें भी रखी है। इन्हें फिलिस्तीन को पूरा करना होगा। शर्त के अनुसार फिलिस्तीन को अगले वर्ष चुनाव कराना अनिवार्य होगा, जो कि 2006 के बाद पहली बार होगा। चुनाव और शासन के हमास की कोई भागीदारी नहीं होगी। हमास को आतंकी संगठन माना जाता है। फिलिस्तीनी हथियारों और लड़ाकू क्षमताओं से मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा। कार्नी ने कहा कि उन्होंने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से सीधे बात की है और यह शर्तों पर सहमति मिल गई है। कनाडा ने फिलिस्तीन अथॉरिटी को 63 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही 190 करोड़ रुपए की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। इसका राजधानी हो ओटावा। आबादी कोई इतना है, देख लीजिए। और भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच। मुद्रा है कनाडाई डॉलर। ये अगला प्रश्न देख लीजिए। जनवा प्रश्न हो गया आप लोग का। किस राज्य में 7 अगस्त डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शन आंसर हो गया आपका महाराष्ट्र में मनाया जाएगा। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्य के कृषि मंत्री मरिकाराव कुरकाटे ने कहा कि यह डॉक्टर स्वामीनाथन के कृषि क्षेत्र में अमूल्य योगदान के प्रति श्रद्धांजलि है। साथ ही राज्य सरकार ने महाराष्ट्र की सभी कृषि विश्वविद्यालय को डॉक्टर MS स्वामीनाथन बायो हैप्पीनेस सेंटर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्देश दिया है। इन केंद्रों का उद्देश्य अस्थायी कृषि, जलवायु अनुकूलन, तकनीकी और खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर केंद्रित अनुसंधान को बढ़ावा देना है। MS स्वामीनाथन भारत के महान, सब लोग जानते हैं इनके बारे में। MS स्वामीनाथन भारत के महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का पूरा नाम मनकोम्बु संबाशिवम स्वामीनाथन है। स्वामीनाथन हरित क्रांति के एक विश्व नेता हैं। उन्होंने गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाले किस्मों को पेश किया और आगे विकसित किया। उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, रैमन मैग्सेस पुरस्कार और अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार मिला है। फरवरी 2024 में केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया था। नोट में कुछ देख लीजिए। राष्ट्रीय कृषि दिवस 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह की जयंती पर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि दिवस 11 जून। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त 2025 से अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त 2025 से आगे 6 महीने के लिए बढ़ाने का मंजूरी देते हुए एक वैधानिक प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी। इससे अब फरवरी 2026 तक राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा। अशांत राज्य मणिपुर में मैतेई और कुर्की समुदाय के बीच हिंसक तनाव पिछले 1.5 साल से बना हुआ है। मणिपुर में कानून अर्थव्यवस्था बिगड़ने की चिंताओं के कारण पहली बार 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इस उपाय को संसद द्वारा 2 अप्रैल 2025 को 6 महीने की प्रारंभिक अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था। संविधान के अनुसार ऐसी मंजूरी केवल 6 महीने के लिए वैध होती है। इसके बाद संसद को यह निर्णय लेना होता है कि इसे
आगे बढ़ाया जाए या नहीं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और राज्यपाल है अजय कुमार भल्ला। और ये देख लीजिए संकेत बेन का बीपीएससी का चालू होने वाला है, शायद हम लोग अब ख़त्म हो गया। तो आप सही प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और कोई हमसे कोई अगर देख लीजिए, मतलब कि वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई बारे में हमें बताना चाहते हैं कि मतलब कि क्या दिक्कत है तो कृपया कमेंट में बता दें, तो मैं सुधार करूँगा। तो ऐसे ही प्रश्न हम लोग अब डेली लेकर आएंगे कृपया। तो चलिए, धन्यवाद।